ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, किसी टास्क को परफॉर्म करते हुए, किसी टीम वर्क को परफॉर्म करते हुए, सोशल लाइफ में, जनरल लाइफ में उसका इंपैक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे पड़ रहा है, उसको इस चैप्टर में हम लोग कवर करते हैं। एक जो बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर पेपर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर, कि नेचर या फिर कंट्रीब्यूशन क्या है अलग अलग डिसिप्लिन्स का इसके अंदर, जिसको मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 5 से 6 मिनट में आपके सामने कंप्लीट करने वाला हूं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, OB is an applied behavioral science that is built on contribution of different disciplines such as। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक ह्यूमन को समझने के लिए, उसको सही एक्सपेक्ट तक पहुंचाने के लिए और अपने टास्क को और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कराने के लिए अलग अलग तरह के जो डिसिप्लिन्स हैं, अलग अलग तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लोग जानते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर होता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। सबसे पहले तो जो ये वर्ड है साइक, ये आया है, मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है सोल और स्पिरिट। इट इज अ स्टडी विच ट्राइज टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंसान के जो भी ट्रेड्स हैं, उसकी जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब शांत स्वभाव का है, काम अच्छा करता है नहीं करता है, उसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, उसके स्किल्स क्या है, इन सबको पता करना, उसका मेंटल स्टेट को पता करना, और साथ ही साथ एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है कि ये इंडिविजुअल, अंडरस्टैंडिंग व्हाई एन इंडिविजुअल बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे। और ये हमें बताता है कि एक आदमी उसी तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान को समझना पूरी तरीके से, मतलब कॉन्सेप्चुअली उसके माइंड की थिंकिंग को समझना, उसकी विचारधारा को समझना, और उसके बाद में ये पता करना कि ये इस तरीके से ही क्यों रिएक्ट करता है या ऐसा ही क्यों रहता है, और ये कंपनी के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, या ये किस तरीके से मदद कर सकता है। पर्सनैलिटी का पता लगाता है, परसेप्शन का पता लगाता है, एटीट्यूड का पता लगाता है, और उस आदमी के अंदर क्या वैल्यूज हैं उनका भी पता लगाता है। तो साइकोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर होता है। दूसरा होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से पहले ही मतलब निकल के आता है कितना घुलता मिलता है, घुलना मिलना, ठीक है। रिलेशनशिप एमंग सोशल ग्रुप और सोसाइटीज, सोसाइटीज या सोशल ग्रुप्स में वो कितना एक्टिव है, क्या वो टीम वर्क कर सकता है, साथ साथ कंट्रीब्यूशन क्या होगा उसका, इंटरपर्सनल डायनेमिक लाइक लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब जब कंपनी में डिसीजंस हो रहे होते हैं तो एक आदमी कम्युनिकेशन कर रहा है काफी लोगों से, लीडरशिप को प्रमोट कर रहा है, लीडरशिप करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ ग्रुप डायनेमिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, सोशियोलॉजी के अंदर आती हैं। तो सोशियोलॉजी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमें यह पता करने में मदद करता है कि एक आदमी जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन, लीडरशिप और ग्रुप डायनेमिक्स को लेता है, और किस तरीके से रिलेशन बना के अपने टास्क को कंप्लीट करता है। तीसरा आता है सोशल साइकोलॉजी, एन एरिया दैट ब्लेंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। मतलब इन दोनों का एक तरीके से मिक्सचर कर दें तो बन जाता है हमारा साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का अगर मिक्सचर कर दे तो सोशल साइकोलॉजी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टिपिकल बिहेवियर पैटर्न्स, एटीट्यूड चेंज, बिहेवियर चेंज। क्या होता है, कई बार अलग अलग कंडीशंस में हम लोग पैनिक कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। उन चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग समझते हैं किसके थ्रू, सोशल साइकोलॉजी के थ्रू। जब भी कोई चीज हो रही होती है, अगर उसमें जो टीम मेंबर्स हैं उनके किसी में एटीट्यूड चेंज आ रहा है, बिहेवियर चेंज आ रहा है, तो वो किसका पार्ट है, एक तरीके से सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है। मतलब एक तरीके से ये डिसिप्लिन का कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, कि ये इन सब का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वहां पे होता ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सोशल साइकोलॉजी। फिर आता है हमारा एंथ्रोपोनोलॉजी। ये जो है ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन, एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस। मतलब ये मैन काइंड की साइंस है, ह्यूमन बिहेवियर को समझना। क्या होता है, हर आदमी कुछ बिलीव्स होते हैं, वो किन चीजों को मानता है और वो उनसे बाहर नहीं जाता है। तो उन बिलीव्स को समझना, उनके जो कल्चरल सिस्टम है सबके अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनको समझना, उनकी जो वैल्यूज है जिनको वो मानते हैं उनको समझना, और अपने काम में उनको भी लाना, उस तरीके से उनको ट्रीट करना, और एक तरीके से मोटिवेट भी करना। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिहेवियर बढ़ाना है तो भाई, अगर पैनिक सिचुएशन में आपका एम्प्लॉय है तो आपको मोटिवेशन टाइम टू टाइम पे देना पड़ेगा। फिर आता है मेडिकल साइंस। देखिए, स्ट्रेस जो है वो एक
कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। तो मेडिकल साइंस के थ्रू हमें उसको समझना है कि स्ट्रेस किस चीज़ का है, उसको किस तरीके से हैंडल करें, उसको कंट्रोल करना और उसके इफेक्ट्स को भी कम करना। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। भैया राजनीति जहां नहीं होती है फिर वहां क्या होता है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो भैया राजनीति तो हर जगह है। तो ठीक है, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई हाउ एंड वाई पीपल एक्वायर पावर, पॉलिटिकल बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जो भी आदमी काम कर रहा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? मैं पर्सन ए हूं, मुझे कोई काम दिया गया, मैंने उसे बी को करने को कहा और उसके साथ साथ उसे कुछ अथॉरिटीज दी कि वो ऐसे मतलब थोड़े स्मॉल डिसीजंस जो है वो खुद ले सकता है। मतलब एक तरीके से मैंने किसी को पावर दी किसी चीज की, तो अब वो उस काम को कर सकता है अपने लेवल पे। लेकिन हो सकता है बड़ा डिसीजन हो तो उसे मुझसे ही पूछना है, लेकिन अगर छोटा डिसीजन हो तो ये अथॉरिटी मैंने उसे दी है कि वो उसके लिए फ्री है कोई भी डिसीजन लेने को अपने हिसाब से। ठीक है, तो पीपल क्या होते हैं इसमें? पावर, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर, उनकी किस तरीके से डिसीजन मेकिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हटा रहे हैं, या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुई है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से इस ब्रांच का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। फिर आता है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी कंपनी की तो कोई भी डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। इफ साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय आर मेट, मतलब इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मतलब आपका जेब भी फुल है, आपके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मशीन्स हो या कोई भी इक्विपमेंट्स हो वो आपको मिल रहे हैं, और साइकोलॉजिकली भी आप एकदम फिट हैं, तो आप अपनी हाई परफॉर्मेंस को जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से इस समय सेटिस्फाइड वर्कर हैं, आपकी इस समय कोई ज़्यादा ऐसी नीड या डिमांड नहीं है। तो इकोनॉमिक क्या होती है? ये लेबर मार्केट हो, हमारी डायनेमिक प्रोडक्टिविटी हो, ह्यूमन रिसोर्स की हमें प्लानिंग करनी है कि हमें और क्या क्या चाहिए, फॉरकास्टिंग पहले से सोच के रखना कि और क्या क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स जो होती है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पार्ट में आती है। अभी मैं हट जाऊंगा तो आप इसको अपने तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, पर आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कंटेंट भी आपके सामने है लिखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 पॉज मार के कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।